संस्थान बीकानेर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में देश की जानी-मानी कलाकार, सिरेमिक आर्टिस्ट शंपा शाह। वे सिर्फ़ सिरेमिक में ही काम नहीं करती हैं, वे कला की अन्य कई विधाओं में भी सक्रिय हैं। आज हम उनकी रचना जगत से परिचित होंगे और शंपा जी, मैं आपका इस शो में स्वागत करता हूँ। जी, नमस्कार। और ये जो भी समय अनचाहा समय जो हम पे थोप दिया गया था प्रकृति द्वारा महामारी का, एक कलाकार के नाते आप संक्षेप में बताएँ, वो समय एक कलाकार की नज़र से आपने उसको कैसे अनुभव किया? कैसे उससे आपने अपने आप को दो-चार किया? उस अनुभूति से थोड़ा शुरू करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि एक कलाकार के नाते जहाँ तक आप मेरी बात करते हैं, तो मैं अपना समय अम, मैं कुछ उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिसे ये सहूलियत है कि वो अपने साथ काफ़ी समय बिताता है। तो यानी कि एक कलाकार के नाते मैं अपना समय प्रायः अपने कमरे में मिट्टी के साथ, किताबों के साथ, संगीत के साथ बिताने की आदी हूँ। तो उस तरह से देखा जाए तो जिस तरह का अकेलापन संभवतः दूसरे लोगों ने महसूस किया, शायद मैंने उस तरह से महसूस नहीं किया। और दूसरी बात है कि लोगों से जो एक आमने सामने का संपर्क है, वो जो कम हुआ, उसकी वो ज़रूर एक बहुत बड़ी क्षति की तरह है, जिसमें हम एक दूसरे से रूबरू होके नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी समय हो, कोई भी दुर्घटना हो या कोई भी आपदा हो, वो यदि आती है तो वो अपने साथ में ना अम, उसमें अच्छा और बुरे पक्ष बड़े गुथे हुए रहते हैं। तो इसके भी बहुत सारे पक्ष हैं। मतलब पहली बार है कि इतना सन्नाटा शहरों में हम लोगों ने इतने सन्नाटे को फिर से जाना। गाड़ियाँ कम चलीं, धुआं कम हुआ, आसमान कितनी जगहों पर लोगों ने कहा कि इतना नीला आसमान बहुत दिनों बाद देखा। तो संभवतः पक्षियों का इतना कलरव लंबे समय से नहीं सुना था। तो ये सारी घटनाएं भी साथ में हुई और मुझे तो लगता है कि एक तरह से सब लोगों को अपने साथ अधिक समय बिताना पड़ा। पर और ये अधिक समय जो हमने बिताया शंपा जी, ये जी हमारा चाहा हुआ समय नहीं था। जैसे पक्षियों के बारे में आप बता रही हैं, वातावरण जी के बारे में बता रही जी हैं, जी अच्छा लगता है। लेकिन जी वो एक सुखद समय में, एक समय जी के एक महामारी आपके आपके रूबरू है। जी उसकी वजह से जी ये उपलब्ध हो पा रहा है। ये एक इसकी जी थोड़ी-सी विडंबना है। चलिए आप बताइए। मैं समझती हूँ कि गेय जी ने कहा था कि दुख सबको मांझता है। तो जी, ये बिल्कुल। इस मतलब बात ये है कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। एक तरफ इतनी बड़ी आपदा है, लेकिन जब कोई आपदा हमारे ऊपर आ जाती है, हाँ, तब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, हमें सचमुच अपनी अंदर की ओर, अपने भीतर की ओर मुड़ना होता है। तो संभवतः ये एक ऐसा मौका भी रहा जब जी, हम सब अपने भीतर की ओर मुड़े, ऐसा हाँ। मुझे लगता है। जी अच्छा, अब अपन विषय की तरफ आते हैं। ये भी विषय ही था क्योंकि एक पृष्ठभूमि है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। जी अब जी जी मैं बिल्कुल। शामिल जी आपके बिल्कुल आप पर केंद्रित होकर पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन जो है बड़ा सृजनात्मक माहौल का रहा, का परिवेश जो रहा। जी मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में थोड़ा वो उस माहौल से भी परिचित कराएँ। जी। तो जिसे बचपन कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा फॉर्मेटिव पीरियड है अनिरुद्ध,
मतलब जब मैं दूसरी कक्षा तक का मेरा समय छोटी जगहों में बीता। पहले अच्छा मेरे पिताजी सीधी में थे और फिर पन्ना में थे, यानी ये बहुत छोटे अच्छा कस्बे थे। और अच्छा तो वो एक तरह से बहुत बड़ा वरदान सा था मेरे लिए, क्योंकि पन्ना में जहाँ हम रहते थे वहाँ पे उसी घर में नीचे पतंगे बनती थी, मंजा बनता था, अच्छा अच्छा, कागज हाँ, की लुगदी की डलियाँ बनती थी। फिर हम्म, कोई त्योहार आता, हर त्योहार की चीजें बनती थी, यानी कि हम्म, गुड़िया गुड्डा गुड़िया बनते थे। फिर हम्म, जिल्द साजी का काम होता था, बुक बाइंडिंग होती थी। तो ये सारी चीजें मैं उस दुकान में करती, उनकी दुकानें थी छोटी छोटी, और उसमें मैं सब ये कराती थी, पतंग बनाने से लेकर सब कुछ। और हम्म, बाकायदा उसका हम्म, पैसा मिला करता था, कि अच्छा जो जी, तो जी, और तो जो हाथ का जो काम है ना, जो बहुत तरह तरह की, कभी बांस का कुछ बन रहा है, तो वो जो अलग अलग माध्यम है उनको बरतने का, ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो एक संस्कार था, ये शायद बहुत पहले पन्ना में पड़ा। और घर में जैसा कि आप कह रहे थे, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों लेखक हैं, तो मैं देखती थी कि जो बिल्कुल है जी पन्ना में तो मैं अपना समय घर पे बहुत कम गुजारती थी। मैं देखती थी कि पापा एक मेज पे डटे हुए हैं, माँ एक दूसरी मेज पे डटी हुई है। एक दिन कह रही है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये दोस्तोयेवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट में ऐसी जगह में हूँ कि आज खाना नहीं बन सकता। तो मैं जी, तो मैं सोचती थी कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कान बातें तब ऐसा भी हो समझ सकता है। में आती भी थी, नहीं भी आती थी, और मुझे बड़ा दिलचस्प लगता था। उसी तरह से हमारे यहाँ अनिरुद्ध जी तब हर हफ्ते एक संगीत की बैठक हुआ करती थी। अच्छा अरे वाह जी, तो जो भी संगीतकार वहाँ के होंगे लोकल, वो सारे आया करते थे, हम्म, शायद इतवार को होती थी वो। अच्छा अ, हाँ तो बड़ा मजमा जमता था, और मम्मी उसके लिए चिरौंजी की मिठाई और ये सब, क्या और सारे लोग क्या आते थे, गाना बजाना होता था। तो एक बार मेरी पड़ोसिन ने, किसी ने, मेरी सहेली ने कहा कि तुम नहीं जाती, एक ही जैसा गाते रहते हैं में जो हैं। तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा, और बड़ी मतलब थोड़ी शर्म सी भी आई। तो मैंने जाके मम्मी से पूछा कि ये सारा एक सा गाते हैं, हालांकि मुझे एक सा बिल्कुल नहीं लगता था, मुझे तो बहुत मजा आता था उसमें। लेकिन फिर भी दूसरों ने कहा, तो मैंने माँ से जाके कहा कि ये एक सा गाते हैं और ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं बेगम अख्तर के बारे में उन्होंने, मुझे याद है, मैं शायद पहली में रही होंगी, और उन्होंने मुझे कहा कि बेगम अख्तर अ, एक पंक्ति को पूरी रात गाती रहती थी, तो भी लोग हिल नहीं पाते थे, और वो एक पंक्ति को ऐसे भी गाया जा सकता है। और तो मुझे सचमुच अ, यानी एक बड़ी बात पता चली थी। तो बिल्कुल एक बिल्कुल किस्म का जो आप कह रहे हैं कि एक परिवेश संगीत का, जिसमें आप देख रहे हैं कि माता पिता दोनों पढ़ रहे हैं, माँ ने कुछ लिखा है तो वो पिता को पढ़ के सुना रही हैं, पर इस सब से मेरा सीधा सीधा साझा नहीं होता था। होता कब था कि ये लोग रोज शाम को लंबी पैदल सैर पे जाया करते थे। घूमने ही था हाँ, जी, घूमने जाते थे, और उसमें भर मैं इनके साथ में जाया करती थी, क्योंकि घूमना अच्छा अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। पैदल हम लोग दूर सीधी में थे तो बिल्कुल जंगल निकल जाया करते थे, और पन्ना में भी। और घूमने जाने में भी जो मुझे मज़ा आता था, जिसका फिर मेरी एक काम की सीरीज, एक मेरे काम की एक सीरीज में भी आया, वो था अच्छा छाया का खेल। जब हम ओके जाते हाँ हाँ थे तो हाँ आपको याद होगा, पुरा पहले बड़ी मध्यम सी रोशनियां सड़कों पर हाँ हुआ करती थी, एक पीले बिल्कुल रंग का बिल्कुल बल्ब लटकता बिल्कुल रहता था। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो जैसे जैसे वो आता था लैंप पोस्ट, तो हम्म, जो छाया होती थी हमारी, वो ऐसी करीब आती जाती थी, लंबे से करीब आती थी, फिर हम्म, छोटी होती थी, फिर पीछे जाती जाती थी। तो वो जो ओहो, आगे हाँ से पीछे वो छाया का सरकना
हुआ करता था, उस खेल में मुझे बहुत मजा आता था। फिर कभी कभी हम तीनों की छाया मिल जाती थी, तो उस खेल में मुझे बहुत मजा आता था। और फिर ये जो छाया का, जैसे हम रेल में यात्रा करते थे तो भी मैं दिन भर इंतजार करती थी कि रात हो जाए, और फिर वो खिड़की पे बैठ के और वो चलती ट्रेन की खिड़की से हाथ से छायाएं बनाना, और वो सरकती जा रही हैं जमीन पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो बचपन ही मिट्टी से शुरू होता है, तो अपन सबसे पहले किसी चीज से खेलते हैं जी जिससे प्रेम भी होता है, जिससे सबसे ज्यादा डांट भी पड़ती है, मिट्टी में भर गए, मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी में भर गया वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी मैं जी जैसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो मिट्टी का काम, जिसको आगे जाके अपन आपकी विधा के तौर पे कहेंगे सिरेमिक का काम है, जैसे ये काम है ना, जी ये एक तो ये होता है मैं अपनी इच्छा से उस तरफ जाऊँ, जी एक ये होता है कि कोई आपको सजेस्ट करता है ना, कभी जी वो काम करो, जी वो आपके लिए ठीक रहेगा जी वगैरह, ये जी है। जी और जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इधर रुझान कैसे हुआ, इस तरफ कैसे आना हुआ जो आपकी जीवन की एक दिशा बन गई? जी जी। तो दरअसल मैं स्कूलों में, आप और मैं जब बड़े हो रहे थे तो आप ख्याल होगा तब इतनी चॉइस नहीं होती थी। तो स्कूल में साइंस ही था हमारे, तो मैंने भी साइंस ले लिया था, सारी सहेलियों ने बायोलॉजी लिया, हमने भी बायोलॉजी ले लिया। और पर मुझे मज़ा भी आता था, पेड़ों में खास तौर पे मुझे बहुत रुचि थी। अ, तो एक बार हुआ ये कि जब भारत भवन बना, भोपाल हम आ गए और भारत भवन बना, तो भारत भवन में एक सिरेमिक का वर्कशॉप भी बना। और अच्छा। वहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए कोई भी कला महाविद्यालय में उस तरह से सिरेमिक्स है ही नहीं, जैसे हाँ हाँ, पेंटिंग बल्कि कहीं स्कल्पचर नहीं। होता है जी, बहुत कम जगह। तो हाँ। तो उन्होंने, भारत भवन ने एक इश्तिहार सा निकाला जो कि सारे कॉलेजों में भेजा कि हम एक सिरेमिक का 1 माह का शिविर कर रहे हैं, और जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, चाहे वो विज्ञान के हों चाहे किसी भी विषय के हों, तो वो आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा याद है कि मेरे पिताजी लेकर आए थे वो फॉर्म अपने कॉलेज से। अच्छा। और तो उन्होंने कहा कि देखो ये भरना है, तो मुझे ये फॉर्म दिखा था। माँ ने कहा कि जाकर देखो करो। वो जो मेरी माँ जो वहाँ पे सिरेमिक सिखाते थे उनसे पहले ही परिचित थी, मतलब मिल चुकी अच्छा। थी उनसे। तो ओके। मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं तो विज्ञान की छात्र हूँ और मुझ में कला आकार जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जी, तो मैं क्या करूँगी। तो मम्मी ने कहा कि 1-2 दिन जाने में क्या हर्ज है, जाओ क्या है? जाके देखो, और नहीं मजा आए तो कोई कोई बात नहीं है, तो करना कोई जरूरी तो है ही नहीं। तो मैं गई, और जो पहला दिन था मेरा, मैं वहां गई तो जो वहां पे थे, दरोज नाम है उनका, पांडुरंग दरोज, अच्छा। ओके। उन्होंने पांडुरंग। मुझे मिट्टी दी और कहा कि देखो कुछ बात होती है क्या आपकी मिट्टी से। अच्छा। तो बहुत बढ़िया। जी, तो मैंने कुछ करना शुरू किया अपना। और अनिरुद्ध जी, पता नहीं आप ये बात समझ सकते हैं कि नहीं, पर निश्चित में बहुत सारी लड़कियां, स्त्रियां इस बात को बिल्कुल समझ सकती हैं। एक लड़की होने के नाते तब मैंने, ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था कि मैं किसी, अपने घर से बाहर किसी जगह पे ये भूल गई कि मैं कहाँ हूँ और कितना समय हो रहा है। तो करीब 1-8 घंटे बाद शायद दरोज सर ने फिर से आके पूछा, हो रही है कोई बात, हुई आपकी कुछ मिट्टी से बात। तो मैं एकदम से, और मैंने घड़ी देखी तो रात के 8 बज रहे थे, 8 या ओह। 8:30। तो मैं एकदम धक्क रह गई, मैंने कहा ये तो पहला मौका, मतलब मैं भूल ही गई थी कि मैं कहाँ हूँ। और मैं वहां पे पहली बार गई थी उस स्टूडियो में, तो वो बिल्कुल मेरे लिए एक अपरिचित जगह थी।
तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे एकदम से ये बात समझ में आई कि जहाँ मैं अपने होने को भूल गई, ये वो हाँ हाँ चीज हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। और फिर मतलब मुझे इतना मजा आया कि कहने की बात नहीं है। और फिर वो दिन है और आज का दिन है। फिर वो मिट्टी साथ हमारा साथ बना रहा। ये ज़रूर है कि 1 महीने की जब वो वर्कशॉप ख़त्म हो गई तो मैं जो है, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्र थी तो मैं शाम को आया करती थी, और बाकी हम्म, सारी जो छात्राएं आती थी वो दिन के समय आया करती थी। तो जब मैं जाती अच्छा। थी तो वहाँ कोई नहीं होता था, बस उनका बनाया हुआ ढेर सारा कोई नहीं। सामान होता था जी। तो मैं देखती थी कि इन लोगों ने इतनी चीजें बना ली और मुझसे कुछ बन नहीं रहा है। वो कुम्हार के हम्म, चाक पे मैं तो बनाऊं तो मुझे तो बड़ी हम्म, हम्म, बड़ा। हम्म, हम्म, तो 1 महीने बाद अम, मैंने दरोज सर भी हमारी कॉलोनी में रहते थे, भारत भवन के गेस्ट हाउस में रहते थे, जो कि वही हमारी कॉलोनी में था। अच्छा। मैंने उनसे कहा हम्म, कि सर वर्कशॉप मतलब खत्म हो गया शिविर, और माफ करिएगा मैंने तो ज्यादा मैं कुछ सीख नहीं पाई। तो अब कल से मैं नहीं आऊंगी। तो छुट्टी। मुझे हाँ, तो मुझे याद है कि सर बहुत गुस्सा हो गए, मतलब बिल्कुल। और एकदम गुस्सा होके बोले कि दूसरों से तुलना करने का क्या मतलब है, किसने क्या ओके। सीखा। हाँ, मैं ये अच्छी तरह से देख सकता हूँ कि तुमको बहुत मजा आ रहा है, फिर तुम ऐसा हम्म, क्यों बोल रही हो कि कल से तुम नहीं आओगे। हम्म, हम्म, तो मैंने बिल्कुल अंधेरे, बहुत अंधेरी रात थी, और मैंने अंधेरे में उनका चेहरा देखने की कोशिश की सड़क पे। तो चेहरा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन मुझे एकदम समझ में आया कि यदि इनको भरोसा है कि मैं सीख रही हूँ, यदि इन्हें लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है, तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा, फिर तो मुझे इनकी कसौटी पे खरा उतरना ही पड़ेगा। उतरना तो फिर जी, तो फिर वो पड़ेगा। मिट्टी का जो साथ है वो छूटा नहीं। पर यही कहूंगी कि मिट्टी को मैंने क्या चुना, आप देख ही रहे हैं इस बातचीत में से कि मिट्टी ने दरअसल मुझे मुझे चुन लिया। हम्म। कब वो जो आपसे बातचीत हो रही थी, कब वो रूप लेने लग गई, जी जी कब वो वस्तु में परिवर्तित होने लग गई, जी जी वो कौन सा प्रोसेस था? इस प्रोसेस में कौन कौन लोग आपसे जुड़े, जी जो मतलब दोनों हाथों से आपको संवारते गए, दिशा देते गए? थोड़ा उस जी तरफ बात करते हैं। जी जी। जी। तो जब शुरुआत की तो कुम्हार का जो चाक होता है उस पर हम जी। मिट्टी से तरह तरह के आकार बनाने सीख रहे थे। और तो दरोज सर जब हमें सिखा रहे थे तो हम और भी, मेरे साथ और भी कुछ कलाकार थे जो सीख रहे थे वहाँ पे। और हमारा ध्येय होता था कि सर ने जो बनाया है उसकी हूबहू नकल करना, जितनी हम करीब जा सकते हैं। और तो हम वही कोशिश करते थे, वो एक किस्म की ठीक। एक्सरसाइज थी ओके। कि हूबहू ऐसा करना है। मिट्टी में जो सिखाने की, खास तौर पे चाक के ऊपर जब काम करते हैं तो सिखाने की विधा ये होती है कि आप कितना ऊंचा खींच सकते हैं, कितना बड़ा कटोरा बना सकते ओके। हैं, कैसे उस गोलाई बिल्कुल एक जैसी आती है, कहीं उठा हुआ तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और मुझे ख्याल है कि एक बार दरोज सर ने अपना पॉट समझ के मेरा पॉट बेच दिया था। ओ। तो मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि अरे आज तो जी जी। ये तो अद्भुत घटना है ये। हाँ, हाँ। तो उस समय तो इसी से खुश होते थे। फिर हम लोगों का ये 87 की बात है, 1987 में मैंने काम सीखना शुरू किया था। फिर तब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। और उसके बाद 89 में कुछ ऐसा संयोग बना कि हम 4-5 लोगों की प्रदर्शनी पंडोल आर्ट गैलरी में बम्बई में लगी। जब हमने वहाँ काम दिखाया तो वहाँ एक
व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों के काम तो दरोसर जैसे हैं, तो तो यानी आप लोगों की अभिव्यक्ति कहाँ है? कहाँ? तो मैंने उनसे तो ये कह दिया कि हम उनसे सीखते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो हमारा काम तो उनके जैसा होगा। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि आप सीखने के लिए तो ज़रूर दूसरे की नकल करके कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्रदर्शनी करनी है, अपने काम को प्रदर्शित करना है, लोगों तक ले जाना है, तो कोई आपकी किसी की फोटोकॉपी क्यों देखना चाहेगा? क्यों लेगा? तो वहां से ये दूसरे लेवल की जद्दोजहद जो आप कह रहे हैं वो शुरू हुई कि मेरे आकार क्या हैं। वो जो हम हाँ, आकार बना रहे थे वो तो दरोसर के आकार थे, हाँ, मेरे आकार क्या हैं, वे कौन से आकार हैं जो मुझे आकर्षित करते हैं, या वो क्या है जो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। तो फिर वो एक बहुत लंबी और कहना चाहिए मुश्किल, बहुत कठिन रास्ता था, क्योंकि मैं नए आकार तो मैं तुरंत बनाने लगी, लेकिन जहाँ दरोसर के काम में एक मजबूती थी, एक स्ट्रेंथ थी, एक जैसे कि एक दादा का काम खड़ा है, दृढ़ता कहेंगे। एक मास्टर का काम खड़ा है, ऐसा दिखता था। ओके। वहीं मेरे काम में एक बड़ा एक सुकोमलता, एक जैसे कि बैलेंस नहीं है, ऐसा कुछ आता था। तो मैं कभी भी अपना काम दिखाती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, मेरे काम में वो बात नहीं है, वो मास्टरली, वो ताकत नहीं है, वो अ, तो कई समय तक ये चलता रहा। तो मेरे एक मित्र हैं, कबीर नाम है उनका, अ, कबीर वाजपेयी। तो वो आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने ऐसे ही वो देखने आए मेरा काम, तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारा काम बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हें अब पूरे सब कुछ को लेके जैसी शंकाएं हैं, जैसी तुम बच बच के सी चलती हो, वैसे ही तुम्हारा काम है, तो तुम्हारा काम तुम्हारे जैसा ही तो होगा, उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा वो, तुम्हारे काम किसी और जैसा क्यों होगा। तो इस बात ने मुझे बहुत सोचने के लिए मजबूर किया। और दूसरी बात जो फिर शायद जिसने मेरी बड़ी मदद की, मैं एक सीरीज पर काम कर रही थी भारत भवन में, और तो मैं बनाती थी और तोड़ देती थी। बनाया मैंने दिन भर, मान लो बनाया, शाम को जाने के पहले मैं तोड़ ताड़ के जाती थी। तो वहाँ पे देवीलाल पाटीदार जी जो हमारे वहाँ पे इंचार्ज थे, और उनसे भी मैंने है। सीखा, इंचार्ज हैं, और उनसे भी मैंने सीखा। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे, वो देख रहे थे कि रोज मैं करती हूँ और तोड़ के चली जाती हूँ, ऐसा उन्होंने देखा होगा कि मैं कई दिन तक कर रही हूँ। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि यार तुम्हारे साथ दिक्कत है। तो मैंने कहा बताइए सर, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर ही बहुत क्रिटिकल हो, तुम उसकी सबसे बड़ी आलोचक खुद ही हो, और ये अच्छी बात है, लेकिन वो बन तो पाए, तुम उसे बनने तो नहीं दे रही हो। उसको बनने। 1 महीने, हाँ उन्होंने कहा कि जो तुम बना रही हो उसको 1 महीने रहने दो, एक समय दो। महीने बाद फिर तोड़ देना, वो सब कुछ को तोड़ देना अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, पर तुम उसे होने तो दो, आकार तो लेने दो। तो ये दूसरी बात थी बहुत बढ़िया। जिसने मुझे बहुत बहुत अच्छा। जी ताकत दी। फिर उसके बाद से संभवतः मैंने ना एक श्रृंखला में काम करना शुरू किया। अच्छा। यानी कि एक किसी फॉर्म पर यदि मैं काम कर रही हूँ, तो मैं करीब 2 साल तक उस फॉर्म के इर्द गिर्द ही काम कर रही हूँ, और इससे फिर जिसे कहते हैं एक ठहरना, एक, एक ठहराव, एक आकार को हर संभावित कोण से उजागर होते देखना, बिल्कुल। इस तरह से फिर ये संभव हुआ। शंका, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी सीरीज की बात है,
तो बहुत इसी प्रवाह में हम थोड़ा सा उन सीरीज के बारे में जानना चाहें, जैसे शैडो का तो मेरे को जिक्र आया जी या और जी थोड़ा सा वो भी बताइए, जी ताकि उस बहाने कुछ नई बातें और सामने आए। जी कुछ एक सीरीज के बारे में बताइए ताकि जी उसके कॉन्स वगैरह भी हम थोड़े समझ पाए। जी जी जी, शैडो जो सीरीज थी, आ, मैंने कहा तो उसमें मैं कुछ चित्र आप लोग देखेंगे। आ, जी, वो समय तब मैं भारत भवन से मानव संग्रहालय के निदेशक ने उसी दौरान में मुझे मानव संग्रहालय ज्वाइन करने के लिए कहा। मानव हम्म, संग्रहालय नृतत्व शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी का एक बड़ा म्यूजियम है। और उन्होंने कहा कि आप हमें ज्वाइन करिए ताकि जो हमारे यहाँ लोक परंपरा है उसका संवाद आधुनिक हम्म, मिट्टी की कला हम्म, परंपरा से हो पाए। हम्म, तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मुझे उस समय भारत भवन से और मिट्टी से इतना ज़्यादा लगाव था, मैं एक मिनट भी भारत भवन से दूर नहीं जाना चाहती थी। मतलब वो घर से भी ज़्यादा घर था। और तो फिर वहाँ जाने के बाद ये सीरीज मैंने शेडोज नाम की सीरीज घर पे बनाई। और जब आप ठीक उसके है। चित्र देखेंगे जी, तो जी, जी। आप पाएंगे कि एक तरह से उसमें भारत भवन के डोम और जो हाँ, हाँ, स्तूप हाँ, के हाँ, जैसे डोम्स हैं तिकोना। उनका, हाँ, हाँ, और जो हाँ, 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 सीढ़ियां हैं, हाँ, दरअसल हाँ, एक तरह से वो अपने आप आए हैं वहां पे। यानी कि जो एक अच्छा। वर्टिकल सरफेस और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनका साथ में आना। और वो जो छायाएं जब हम सीढ़ियां उतरते हैं तो जिस तरह से वहां सरकती हैं, या पेड़ की छाया जिस तरह से सीढ़ियों पर बिछी होती है, लेटी होती है, और बहुत सारा कुछ, तो आप देखेंगे कि वो आई। फिर मैंने मानव संग्रहालय में मैंने 20 साल तक काम किया, 92 से और अभी हाल हाल तक 20 साल तक मैंने वहाँ काम किया। और फिर मैंने एक एक सीरीज का मेरा काम हुआ जिसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहती हूँ। और उसमें ऐसा हुआ कि कुछ जानवर और कुछ पेड़ों की आकृति जैसे हाँ, आपस में फिर मिल गई हो। हाँ, 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 और हाँ, हाँ, तो वो फिर उस पे भी मैंने 2-3 साल तक उस पर मैंने काम किया। उसके पहले भी मैंने एक सीरीज की थी, अम, जिस जिसकी प्रदर्शनी भोपाल में हुई थी, एलियंस फ्रांसे में। और उसको का उद्घाटन करने के लिए मैंने अपने एक कॉलेज के टीचर को बुलाया था। तो वो बॉटनी मुझे पढ़ाते थे और मुझे बहुत बहुत पसंद थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा लेकिन कि जी, लेकिन ये जो शेडो वाली सीरीज थी ये तो बड़ी ज्योमेट्रिकल किस्म की थी, और दूसरे भी जो उसमें आकार थे वो बड़े ज्योमेट्रिकल किस्म के थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्टूडेंट कहाँ है जिसे पेड़ों से इतना प्यार था। तो मैंने कहा कि हाँ। हाँ, हाँ, तो मैंने उन्हें वादा किया कि अगली जो प्रदर्शनी होगी उसमें सर पेड़ पूरी तरह से आपकी स्टूडेंट होगी। तो उसके पेड़ पौधे। जी जी, तो और उसके बाद मैंने 2 सीरीज बनाई थी। एक का नाम था बिंब, रिफ्लेक्शन, पेड़। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। और तो उसमें भी उसके भी मैं कुछ काम के जी, फोटोग्राफ शेयर करूंगी। और तो उसमें आप देखेंगे कि पेड़ों की और फूलों की आकृतियों का एक किस्म का संयोजन था। और फिर ये जो मैं जी, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की बात कर रही थी, जिसमें जानवर आकृति और पेड़ों की आकृति ये आपस आकृति में मिल गई थी। तो मिल गई थी। इनका अंतर गुंफन कैसे हुआ, क्या हुआ, बनाने के दौरान मुझे नहीं कैसे? पता था। जब मैंने वो हम्म, बहुत सारे बना लिए हम्म, हम्म, और फिर प्रदर्शनी करने की बात आई और उसके लिए कैटलॉग में लिखने की बात आई, तो मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ओहो, इन्हीं आकारों से तो मैं मानव संग्रहालय में घिरी हुई हूँ। ओहो। क्या जी,
क्या है कि ये आपको अगर ये दिख रहा है, ये यहाँ पे एक घोड़े की आकृति है। दिख रहा है, जी। दिख रहा है। तो हाँ हाँ इस तरीके के हमारे पूरे देश में जो हमारा गांव में जो लोक जीवन है और जो जनजातियां हैं, उनके यहाँ पे जो देवी देवता के स्थान होते हैं, वो बड़े बड़े मंदिर नहीं होते हैं। हाँ हाँ, वो किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना के बिल्कुल। देवता का वास वहाँ समझा जाता है। अधिकांश तो कोई देवी देवता की मूर्ति वहाँ होती ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका वास पेड़ में मानते हैं, और फिर उनको चढ़ावे के रूप में मिट्टी के घोड़े, हाथी, हाँ हाँ बैल, ऊंट, हाँ, तमाम तरह के जानवर चढ़ाए जाते हैं। तो शायद मेरे मन में आ, ये जैसे कि पूरे जंगल में देवता का वास, कि पूरे पहाड़ में देवता का वास है, और फिर उनको खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनको भेंट स्वरूप ये घोड़े, हाथी आदि चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये दोनों आपस में जुड़े क्यों। और ये ओके। वाली सीरीज का जो मेरा काम है, ओहो, बहुत आ, सुंदर। आ, ओहो, जी जी, जी। थोड़ा सा, थोड़ा तो दिखाइए, आगे ये आप लाइए। देख रहे होंगे हाँ कि हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ 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 हाँ, जी। हाँ, हम्म, जी। तो ये सीरीज फिर वहां से निकली, और इसमें मैंने सैकड़ों आकार बनाए होंगे। विभिन्न बनते ही चले गए, बनते ही चले गए। जो मैं आपसे कह रही थी, पाटीदार जी ने मुझे कहा कि बनने तो दो, तो मैंने सचमुच उसे बनने तो दो। बनने दिया। हाँ, बनने दिया। समय दिया। और हाँ, जी। समय दिया। हाँ तो फिर ये हाँ सीरीज पे काम हुआ। ऐसी बहुत सारी सीरीज, एक टीपॉट नाम की सीरीज पे मैंने काम किया, जिसका कि मुख्य आकार हाँ 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 टीपॉट से है, जुड़कर है, लेकिन वो बड़ा आर्किटेक्चरल किस्म का, स्थापत्य से ओके, जुड़कर वो आकार बने थे। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर अच्छा, करूंगी। और भी बिल्कुल। कई सीरीज पर मैंने काम किया। और फिर बाद बाद की कुछ जो मैंने काम किए, उनमें से एक सीरीज थी जब अचानक मेरी माँ नहीं रही। अ, तो हाँ उसके बाद एक मतलब न जाने क्यों उसके बाद एक इच्छा मेरे मन में लगातार लगा कि मुझे करीब एक आध साल तक सपने भी ऐसे आते रहे, जिसमें कि बस मुझे लगता था कि मैं माँ को गले लगा लूं एक बार। अच्छा और अच्छा। और वो सपने में भी नहीं हो पा रहा था। हम्म, वो मुझे आती थी सपने में, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल बोल के, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हैं, हम्म, ऐसे चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ को मैं बहुत करीब पकड़ूं अपने, और बहुत ओह, पास से पकड़कर बहुत देर तक उसके साथ रहते हुए पास से नज़दीक से काम करूं। तो तब मैंने एक सीरीज पे काम किया, जिसको कि मैं इनस्केप्स कहती हूँ। इनस्केप्स अच्छा। लैंडस्केप होते हैं एक तो, जो हाँ हाँ हाँ, बाहर की प्रकृति, जो हम्म, बाहर का हम्म, स्वरूप हमें दिखता है। इनस्केप एक तरह से आपके भीतर के जो लैंडस्केप है। भीतर का। जी। हम्म, हम्म, तो इस सीरीज पर फिर मैंने काम किया था, और इसका भी मैं आपको एक काम दिखाती हूँ, और फिर हाँ मैं हाँ, तस्वीरें भी जी, आपके साथ में शेयर करूंगी। जरूर 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 जरूर। अ, अगर दिख रहा हो ओ, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर ले। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हम्म, ये जैसे आप देख रहे होंगे नाइस। कि आकार एक तरह से घट का है, लेकिन हाँ हाँ मटके में हाँ से पानी बहता हुआ सा। हाँ लेकिन अगर आप हाँ हाँ क्लोजअप में देखेंगे तो उसमें बहुत बारीक से चित्र, या पता नहीं क्या पूरा उड़ता जा रहा है, हम्म, इस हम्म, तरीके का कुछ हम्म, था। हम्म, हम्म, तो जी, इस सीरीज में भी मैंने बहुत समय तक काम किया, और इन्हें बहुत पास रख के मुझे बहुत दिनों दिनों तक
इस पर जो चित्र बनाए वो मैंने बहुत दिनों दिनों तक उनमें बहुत करीब से मुझे काम करना पड़ा। करीब से। और वो एक तरह से मैं मेरा खुद के निकट जाना, मेरा अपनी माँ के निकट जाने का जैसा अनुभव था। बल्कि फिर अपन जैसे याद करें कि वो जो सीढ़ी या पन्ना में जो पतंगों से जो खेल शुरू हुआ था, जी पतंग की जी दुनिया से, जी कहते वो एक आसमान में उड़ने का जीवन है पतंग का। जी फिर धीरे जी धीरे हम मिट्टी की तरफ आए, जी मिट्टी से जो एक अलग संसार बना, इसमें ये पशु पक्षी, ये वनस्पति मिली, जिसको आपने अपने जी रूप दिया अपनी कला, बल्कि इन्होंने रूप लिया आपकी कलाकृति में, है ना। जी जी और जी एक समानांतर दुनिया बनती गई, जी मिट्टी के नाते आपकी एक बिल्कुल समानांतर दुनिया बनती गई जो सांसारिक दुनिया से अलग होती गई, एक जी अपना निजी संसार, जिसके जी जिसके बीच में भी आप रह रही हैं, अवस्थित हैं, जिसकी निर्माता भी आप है, दृष्टा भी आप जी है ना। तो ये भी एक सुविधा मिलती है कि कुछ ऐसा है जो जिसके साथ मैं रह सकती हूँ, एक अपनी दुनिया, अपनी जी दुनिया। अभी आपने जो अपना एक पॉट दिखाया, जी मैंने बिल्कुल शुरू में देख लिया था कि ओहो, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जी तो जी इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, फिर आगे चल दूसरी बात करेंगे, ये जी इसके बारे में जी बताएं। जी आ, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने आपको बताया कि चाक के ऊपर मैं काम करती थी, और जिसे कहते हैं पॉटरी, जो रोज दैनंदिन इस्तेमाल की चीजें होती हैं, मसलन ये कप या हाँ, फिर कटोरा, प्लेटें। तो बाद में ये बनाना शुरुआत यहीं से हुई थी, और बाद में कुछ ये छूट गया था इसे हाँ, करना। लेकिन फिर मेरी एक मित्र हैं भोपाल में, सोनिया राशिद, उन्होंने भोपाल में पॉटर्स मार्केट करना शुरू किया, जिसमें कि हाथ से बनाई हुई जो पॉटरी है उसका मेला लगे, देश भर से हाथ से जो कलाकार पॉट्स बनाते हैं वो बनाएं। अब और तो गौहर महल में मैंने सुना है हाँ, इसकी गौहर कोई मैन हर में। साल। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो उन्होंने लगाना शुरू किया, और देखिए पॉटरी की एक बहुत सुंदर बात ये होती है कि उसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये बहुत हाँ जरूरी भी जी। है। तो स्कल्पचर तो देखिए सबके पास में इतनी जगह ही नहीं होती हाँ, कि कोई हाँ, रख सके। हाँ, लेकिन हाँ, जो कटोरा है, जो कप है, हाँ, चाय का बिल्कुल, प्याला है, बिल्कुल, मुझे चाय का। ख्याल है कि जब मैंने पॉटरी करना शुरू किया था तो एक बार किसी कारण से मेरा मन बड़ा उदास था, और बहुत ही उदास मन से मैंने चाय बनाई, और चाय बना के मैं एक कप में चाय को छान के लेके आई, और तब चाय पीते पीते मेरा कप पर ध्यान चला गया कि, और वो कप पर ध्यान चला गया तो वो चला गया, और उसने मुझे कुछ इस तरह का सुख दिया उसे हाथ में पकड़ने ने। फिर मतलब हर तरफ से मैंने उसे घुमा के देखा, छू कर देखा, रंग देखे, और कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन अच्छा हो गया एकदम अचानक से। ओ, हाँ, अकारण से जो वो 4 दिन से मैं ऐसी एकदम हम्म, दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, वो अचानक से ढह गया हाँ, और एक छोटे से अदने से कप ने वो कप सारे में। बादल छांट दिए। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि हमारे आसपास, हमारे जीवन में ऐसी चीजें होनी चाहिए हर किसी के जीवन में, चाहे वो यानी कि जो तकिए के खोल हों। आपको हाँ, ख्याल ही होगा पहले कैसे उनमें कढ़ाई करना का बिल्कुल, चलन था। बिल्कुल, छोटी बिल्कुल, छोटी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल, जिन्हें स्त्रियां बनाती रहती थी, शंख सीपियों को जोड़ के कुछ बनाती हैं बिल्कुल, तो कुछ करती हैं। तो बिल्कुल, ऐसी चीजें जब सोनिया ने ये पॉटर्स मार्केट शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी मैं भी पॉटरी करूंगी, ताकि ये विचार कि हर घर में हाथ की बनी चीजें जाती हों।
तो उसके लिए मैंने फिर से नए सिरे से पॉटरी करना भी शुरू किया। अभी जी एक विषय और था जिसको मुझे, मैं अभी थोड़ा रोक रहा हूँ, वो है बहुत जबरदस्त विषय था, मानव संग्रह, जिसने जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके जीवन को आपने एक तरह का पूरे भारत, और चूंकि भारत की आदिवासी समाज है, जो भी समाज है हमारा, बल्कि भारत की नहीं, मानव समाज कहें, उससे भी एक परिचय मिला जो अन्यथा संभव नहीं था। मतलब एक जी जीवन की दिशा निर्धारित करने का एक स्थान वो भी रहा है। मैं चाहूंगा जी बहुत संक्षेप में, लेकिन जी एक बार थोड़ा सा उस अनुभव के बारे में हमें बात करनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मानव संग्रहालय जब मैंने ज्वाइन किया तो बड़ी अनिच्छा से किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जब 1993 में एक कुम्हारों का शिविर लगाया था, जिसमें 100 कुम्हार, देश के ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ से कुम्हार नहीं आए थे। कुमार ने और जी, और ये पहला मौका था जब मुझे पता चला कि ओहो, इतनी बड़ी बड़ी परंपरा है हमारे यहाँ परंपरा है। मिट्टी के हाँ, काम की। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तो वो अद्भुत समय था। मतलब मैं आपको बता जी नहीं सकती हूँ कि हम सुबह जी। 6 बजे पहुंच जाया करते थे संग्रहालय, और रात 11-12 अच्छा। बजे तक वहीं रहा करते थे। और उसके बाद मुझे जो सबसे पहली मेरी गांव की यात्रा, जिसे कहते हैं गांव गांव की यात्रा, वो राजस्थान से शुरू हुई थी। और अच्छा। मैं जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में गई थी पहली बार। और ये मैंने किसी तो मैं जब वहाँ गई और वहाँ के गांव के में जिस तरह से स्त्रियों से और लड़कों से, पुरुषों से भी जो अचानक से घरोपा स्थापित होता था, बात बात हाँ में जो ऐसा लगने लगता था। मतलब ऐसे मुझे कई गांव याद हैं जहाँ पे अचानक से वो लड़कियां कहती थी कि रोने लगती थी कि ऐसे कैसे चले जाओगे शाम को, हाँ हाँ और ये मेरा कान का आप पहनो, आपका मुझे दो। और ये हाँ, होता तो है। मतलब हाँ शाम तक ये हाँ। होता था कि मैं बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई और कान की बदल गया है और बिंदी कोई लगी है, दुपट्टा कोई और पहनी हो है। और और अचानक से घर की और स्त्री कह रही कि अरे मंगनयारों को बुलाओ, बेटी आई है। मैंने, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था कि लोग इतना प्यार कर सकते हैं कि वो आपको सब कुछ खाने को दे रहे हैं, मतलब चांदी का कड़ा पहना रहा है, कोई कोई ऐसा कर रहा है। मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी। और मुझे अचानक से मेरे भीतर ये कॉन्फिडेंस आया कि मेरे घर के, मेरे अपने घर के बाहर भी मेरे कई घर हो सकते हैं। कर ये अनुभूति अ, कि मेरे अपने घर के बाहर भी बहुत घर हो सकते हैं, ये मुझे उस यात्रा में पता चला। और फिर तो मानव संग्रहालय में 20 साल जो मैंने काम किया, उसमें जो मैंने सबसे बड़ी जो चीज कमाई है वो यही है कि आज देश भर में ऐसे घर हैं जो, जिन्हें मैं शायद अपना घर भी कह सकती हूँ। जहाँ मैं जाऊंगी तो मुझे पता है कि बिल्कुल उन्हें बहुत खुशी होगी, और उनमें से कोई नहीं बिल्कुल। पूछेगा कि कितने दिन के लिए आए हो। और और तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मैंने मिट्टी के काम को, जैसा मैंने कहा कि दरोसर, एक तरफ दरोसर मेरे हाँ गुरु थे, हाँ हाँ पाटीदार जी मेरे हाँ। गुरु थे, हम्म दूसरी तरफ फिर ये एक दूसरी परंपरा के हम्म गुरु मेरे बने, हम्म। जिसमें बस्तर के सहदेव राणा, हाँ उड़ीसा के लोकनाथ राणा, हाँ गुजरात की कच्छ की सारा हाँ इब्राहिम और हाँ अब्दुल भाई, हाँ इब्राहिम भाई, हाँ और हाँ। मणिपुर की नीलमणि देवी। मणिपुर की। हाँ जी, बिल्कुल। और तमिलनाडु के थंगैया, रंगास्वामी। और ऐसा हाँ ऐसा कोई इलाका नहीं है, बंगाल के कालीपद कुम्भकार, ऐसा कोई इलाका नहीं है। और फिर धीरे धीरे अनिरुद्ध जी, सिर्फ मिट्टी तक बात नहीं सीमित रही। फिर अच्छा। जहाँ पे पेंटिंग हो रही है, लकड़ी पे काम हो रहा है, तो उसको क्या छोड़ देते? फिर नहीं नहीं। अचानक से फिर औरतों से बात होने लगी तो गाने सुनने लगे, फिर कहानियां आने लगी, कथाएं आने लगी,
संसार की उत्पत्ति की कथा लोहे में, अच्छा। और मतलब जो लोग, तो फिर हाँ मैं इन जब यात्राओं से हाँ, नहीं, लौट कर आती थी वो दिखाने को। तो मैं एक मिनट शंपा आपको रुकता हूँ मैं। जी अभी जैसे लोहे की आकृति का जिक्र चला, मैं दिखाता हूँ शायद जी ये इसका भी एक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये है। बिल्कुल। ये हमारे छत्तीसगढ़ का दिया हाँ है, लामन दिया है। इसको ठीक। लटकाते हैं, इसको लामन दिया कहते हैं। हाँ और तो हाँ, चलो। जी, तो मैं जब इन यात्राओं से लौटती थी तो मैं अपने निदेशक को आके बताती थी कि ऐसी कथा सुनने मिली और ऐसे गीत सुनने मिले। तो वो कहते थे कि क्या होगा, आप किताबें लिखेंगी और शायद हो सकता है आप थोड़ी प्रसिद्ध भी हो जाएं, लेकिन वो जो परंपरा है उसको क्या मिलेगा। मजा तो तब आए जब आप इसके इर्द गिर्द कोई प्रदर्शनी बनाएं, प्रदर्शनी। इसको इसको विजुअल में कन्वर्ट करें। तो हम्म, मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, ये कथाएं उन लोगों की हैं और हम्म, इन्हें मैं कैसे बदलूं, मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर देखिए कैसे करते हैं। तब ये पहली बार मिथकों के, जो मिथक है ना, मिथक थे। ये हम्म, संसार की उत्पत्ति कैसे हाँ हुई, हाँ इस ये हाँ चलता हाँ, कैसे है, हर हम्म, जनजाति के अपने मिथक होते हैं। मिथक है। और तो फिर हमने एक प्रदर्शनी मैंने मानव संग्रहालय में अच्छा। उसको निर्मित करने में मैंने हाँ हाँ, यानी क्यूरेट की, जिसमें कि क्यों नहीं थी? जिसमें कि संसार की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं, या फिर अच्छा। उससे जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हैं। और ये मिथक वीथी नाम की प्रदर्शनी है जो मुक्ताकाश में है और बहुत बड़े इलाके में है, और इसे कोई भी देख नहीं, सकता है। मैं बीच में ये रुकते हुए ये अपने दर्शकों से अपने कहना चाहूंगा कि यदि कभी वे लोग भोपाल जाते हैं तो देखिए, प्रचलित और प्रसिद्ध जगह तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन एक जगह है जिसका शंपा शाह जिक्र कर रही है, मानव संग्रहालय। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए और हमें अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को और अपनी कला को अगर समझना है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आप उसको उस तरह से फैशन के तौर पे न लें, लेकिन वो हमारी जड़ें हैं। हाँ, और मानव जी संग्रहालय जी जिस तरह से शंपा शाह बता रही है कि उनके व्यक्तित्व को, उनके सृजन को प्रभावित करने में उसका बड़ा योगदान रहा, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाना चाहिए। शंपा, मैं आपसे थोड़ा सा इसको रोकूंगा कि हमारे समय की एक सीमा है। अब हम जी बिल्कुल आपका अंतिम पड़ाव पे आगे हैं और आपके ही सृजन के एक अलग रूप के ऊपर हम दर्शकों से बात करेंगे। तो वो है आपका लिखना पढ़ना। हम एक थोड़े से समय में इस पे बात करेंगे। सभी जानते हैं आपके जैसे गे जी हैं, मलयज हैं, या कोई भी कलाकार, अशोक जी हैं, जो भी हैं, निर्मल जी हैं, जो भी लोग हैं, आप सब लोगों से आप लोगों का संवाद रहा, उनको पढ़ने का भी रहा आपके लिए। वो एक अच्छी चीज जिससे आपका जीवन बढ़ता गया आगे। और ये धीरे धीरे मैंने कई चीजें आपकी पढ़ी हैं जो लोक कलाओं पर है, कलाओं पर है, शायद अगर आप नहीं लिखती तो उन सब चीजों से हम परिचित नहीं हो पाए। लेकिन अभी हम चूंकि अगर उधर जाएंगे तो हमें काफी समय लेना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ हुआ है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा संक्षेप में आप उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि वो बहुत ऐतिहासिक है। अ, जो आपने मारियो वेगास लोसा के नॉवल का अनुवाद किया, उस प्रक्रिया के बारे में जरूर बताएं। और फिर कभी अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम इस पहलू पर इतने ही विस्तार से बात करेंगे। जी लेकिन जी मैं श्रोताओं के सामने आपके इस रूप को भी लाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे, इसी चीज पे हम बात करें, जो आपने अनुवाद जी वाला था। जी बताइए। मैंने आपको बताया कि मानव संग्रहालय में ये मिथक वीथी नाम की प्रदर्शनी पे मैं काम कर रही थी। और मारियो वारगास ल्योसा का नाम मैंने सबसे पहले कृष्ण बलदेव वैद्य से सुना था। ओके। उन्होंने एक लेक्चर में उनके एक उपन्यास की का जिक्र किया था, शायद बैड गर्ल ठीक है। का। तो हाँ संयोग कुछ ऐसा बना कि उन्होंने मुझे कहा कि विवाह पे तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मारियो वारगास ल्योसा की किताबें।
ओ तो उन्होंने भी मुझे उनकी किताबें दी थी। और मेरे जन्मदिन पर ईश्वर ने मुझे कुछ किताबें दी। उसमें से एक किताब थी द स्टोरी अब टेलर। हमारे दर्शक, फिर मैं रोकूंगा, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कैसा ये संयोग है कि साक्षात ईश्वर आए और तुम्हें आपको किताबें भेंट करें। तो ये एक कथा हो जाएगी, जैसे काफी जिक्र हम कथाओं पर करते हैं। इस कथा को थोड़ा सा पहले साफ किया जाए कि ये कौन सा ईश्वर है जो आपको किताबें भेंट करता है, कौन? तो ये वो ईश्वर है जिससे मेरा विवाह हुआ। तो हाँ हाँ, जी जी ईश्वर जी ईश्वर मूलतः दर्शन के विद्यार्थी हैं, पर जी जी उन्होंने जी जी, साहित्य में भी बहुत गहरी रुचि रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जी उन्होंने जी मुझे ये उपन्यास जन्मदिन पर दिया जी, था। ठीक है, हाँ द स्टोरी टेलर नाम था इसका। और ये पेरू की जो जनजाति है माचीगेंगा, हाँ 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 हाँ, उनके अद्भुत जो मिथक हैं उस पर ये केंद्रित है। और ठीक, आदिवासी समाज और ये जो आधुनिक समाज है, उनके बीच की जो टकराहटें हैं उसको भी बहुत बहुत ही घनीभूत रूप से ये उपन्यास अ, लाता है। तो मैंने ये उपन्यास जिस दिन पढ़ना खत्म किया उसी दिन खत अनुवाद करना शुरू किया। हाँ और ये बिल्कुल स्वांतः सुखाए था, ये मैंने किसी के लिए नहीं किया, बिल्कुल हाँ, अपने लिए किया। और फिर जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था, यानी कि जब गर्भ में था, उस पूरे दौरान कहना चाहिए इस किताब का मैंने अनुवाद किया। क्या बात। और जी। उस स्टोरी और टेलर को आपके बेटे ने लगातार जिया है। जी। तो इस तरह से वो हुआ। हालांकि वो छपा बहुत बाद में, क्योंकि छपाने आदि में मेरी बहुत रुचि नहीं थी। पर संयोग ये जी जी, हुआ कि जिस दिन ये छपा, हाँ मारियो वागास ल्योसा को नोबेल प्राइज मिला। और समझिए हाँ, कि उस दिन राजकमल से ये किताब हिंदी के पाठकों के पास पहुंची। क्या बात है। किस्सा गो नाम से ये किसागो उपन्यास नाम से। हमारे पाठकों को मिला। और शंपा, हम आपसे और भी बात करते, काफी चीजें अभी रह गई हैं। हम संगीत पे भी बात कर सकते हैं, सिनेमा पे भी बात करनी थी। तो शंपा शाह, आज आपने हमें समय दिया। हमारे बीकानेर के इस आर्ट एंड थिएटर का जो अपना फेस्टिवल अभी जो कैसे हो रहा है, तो 15 दिन जी चलेगा। जी हमारे जी श्रोता जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उन लोगों ने जी आपसे परिचय लिया और आपने अपना जी। समय दिया। और मैं उन सब की तरफ से, लोकायन की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ, लोकायन की भी बहुत आभारी हूँ। कल मैंने उद्घाटन कार्यक्रम देखा और उसमें वे तमाम लोक कलाकारों के गीत आदि सुने और बहुत ही आनंद आया। और हाँ मैं बिल्कुल।